दिस डिसीजन इन केशवानंदा भारती केस हैड गॉन अगेंस्ट अस, तो उस सिनेरियो में तो ना ये सुप्रीम कोर्ट होता, ना मेरे पास इतना अधिकार होता, इतना राइट होता कि आज मैं किसी भी सरकार के डिसीजन को क्वेश्चन कर सकूं। Quite right. The fire bell at midnight disturbs your sleep, but it keeps you from being burnt in your bed. मैं कोट कर रही हूँ फालिया एस नरीमन को उनकी बुक गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने एक आयरिश डेमोक्रेट एडमंड ब्रुक को कोट किया था अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि ये जो कोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं प्रोविजंस को, ये जो कोर्ट्स स्ट्राइक डाउन करते हैं प्रोविजन को, जुडिशरी का जो रोल है इंटरप्रिटेशन का, ये आपको टेम्पररीली डिस्कम्फर्ट दे सकता है, स्पेशली टू दोज इन द पार्लियामेंट, टू दोज हु आर इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग, जिनको लगता था कि शायद उनके बनाए हुए लॉ में, उनके बनाए हुए पास किए हुए लेजिस्लेशन में कोई भी प्रॉब्लम खामी नहीं थी। बट ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये इंटरप्रिटेशन, ये पावर, ये फंक्शन जुडिशरी का ना हो, so this society won't be worth living. So he says that it is the duty of the judges to interpret the constitution and the laws, and if such interpretation creates a clamor, a controversy, then that is the price we must pay for living in a participative democracy. And I think I cannot agree more with anything else. I am creating this video specifically in the light of those recent remarks made by our Honorable Vice President and the debate that has followed. So एक कंट्रोवर्सी, एक कोल्ड वॉर जैसी जो हमेशा ही रहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको लेके बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर रहती है सारे ही डिपार्टमेंट्स में, सारे ही ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, बट ये बहुत ज़्यादा कई बार बढ़ जाती है। और अभी ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें कि केशवानंदा भारती के डिसीजन को कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया गया और उसको कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच कहा गया कि एक बार अगर पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट के पास, या फॉर दैट मैटर किसी भी कोर्ट के पास, ऐसी पावर क्यों होनी चाहिए कि वो उसे स्ट्राइक डाउन कर दे। इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है ना, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट को ऐसा रोल प्ले नहीं करना चाहिए, वो इस बेसिस पे इसे बैक करते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग होते हैं, उनको लॉ बनाने की पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और उनको पार्लियामेंट में बैठने की पावर दी है हम लोगों ने, वी द पीपल, और हम अपनी पावर को डिराइव करते हैं अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से। बट जो जजेस हैं वो अनइलेक्टेड हैं, तो उनके पास इतनी पावर कैसे हो सकती है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बनाए गए लॉज को कंट्री से हटा सकें। तो बात बस इतनी सी है कि केशवानंदा भारती की जजमेंट को आज से पहले भी कई बार क्रिटिसाइज़ किया गया है और यहाँ तक कि उसको ओवररूल करने के भी अटेम्प्ट्स किए गए हैं, बट ये जजमेंट ऐसी है दैट हैज़ स्टूड बाय द टेस्ट ऑफ टाइम, और ये आज भी वैसे ही खड़ी है क्योंकि एक्चुअली ये हमारे राइट्स को इतना प्रोटेक्ट करती है जितना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एनीवे, अगर आप लोग भी हो जिनको जजमेंट्स पढ़ना पसंद है या जो आगे जाके जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं या अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए ये सफलता 3.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेकर आ गया है। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 19, 12 मंथ्स का बैच है, 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने का आपके पास मौका है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, बहुत बार अगर क्लासेस मिस हो जाती हैं तो अनअकैडमी आपको अपने ऐप में रिकॉर्डेड क्लासेस का भी ऑप्शन देता है। और कई बार अगर आपको इन एजुकेटर्स से पढ़ के लगे कि कोई और भी एजुकेटर हैं जिनका पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, उनकी क्लासेस में आप ज़्यादा गेन कर पाते हो, तो अनअकैडमी आपको ये ऑप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है कि आप कितने भी बैचेस को उनके लिए एक साथ ज्वाइन कर सके। आपके ऊपर कोई बाहर वो नहीं लगाते हैं कि आपको ये बैच नहीं ज्वाइन करना है, आपको एक ही बैच में रहना है या आपको इस टाइम पे ही क्लास अटेंड करनी है। साथ साथ वो आपको एक ऑप्शन देते हैं अपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कि आप उनके एजुकेटर्स के साथ प्राइवेट सेशंस ले सकें, ये जानने के लिए, अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए और ज़्यादा करियर के बारे में इनसाइट्स लेने के लिए। सो यू शुड नॉट वेट एनी फर्दर, यूज़ द कोड VLOGISH एंड जॉइन दिस बैच विच इज स्टार्टिंग सून। आपको कोड यूज़ करने पे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा। तो फिर अगर हम इस हिसाब से चले तो फिर तो हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे डाउट करना पड़ेगा, बिकॉज ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। तो जो डिबेट है ना कि सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है,
ये डिबेट नेवर एंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपने दो ऐसे ऑप्शंस दे दिए जिनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है. सो यहाँ पे मुझे जो बटन प्रेस करना चाहिए ना, वो है नन ऑफ द अबव. I'd like to repeat what our true leaders had been saying, कि not the parliament, not the Supreme Court, but it is the constitution that is supreme. I saw that in the Express there was an article written by Mr. Advani as well. So even Mr. Advani continued his stance, same stance, कि वो केशवानंदा भारती को फुल्ली सपोर्ट करते हैं और उन्हें बिल्कुल भी जजमेंट पे कोई डाउट नहीं है. उन्हें नहीं लगता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो डॉक्ट्रिन आया था इसमें कोई भी खराबी थी. अगर मैं पीछे जाऊँ ना तो 1973 में केशवानंदा जजमेंट आने के बाद 1975 में एक अटेम्प्ट किया गया था बड़ा अजीब सा उसे रिव्यू करने का. जो एक बुक है नानी पालकीवाला द कोर्टरूम जीनियस, वहाँ पे हमें एक चैप्टर देखने के लिए मिलता है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, और वो है द क्लम्जी अटेम्प्ट टू रिव्यू केशवानंदा भारती. सो वाई क्लम्जी? क्योंकि ना एक जब कोर्ट में डिस्कस हो रहा था कि ये जो रिव्यू करने का डिसीजन है किसकी रिक्वेस्ट पे आया. तो कोर्ट में बैठे हुए जो अटॉर्नी जनरल्स भी थे वेरियस स्टेट्स के, उन्होंने खड़े होके मना कर दिया था साफ साफ कि हमने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की, हमारी तरफ से तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई. तो जस्टिस रे ने किस लिए स्पेशल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया केशवानंदा भारती को रिव्यू करने के लिए, वो भी सिर्फ 2 साल बाद. जबकि नानी पालकीवाला जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग बहुत ऐसे इंस्टेंसेस भी दिखाए जहाँ पर उन्होंने साफ साफ दिखाया कि कोर्ट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द नेशन, हाई कोर्ट्स हैव सपोर्टेड द जजमेंट इन द केशवानंदा भारती केस, हैव सपोर्टेड दैट रूलिंग, और उनको उस रूलिंग को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है डिफरेंट केसेस में. वैसे तो केसेस को रिव्यू तभी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, दिस इज़ एन एक्सरसाइज विच इज़ रेयरली अंडरटेकन, तभी जब कोर्ट्स को उसको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर तो यूनियन ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग में ही कोई प्रॉब्लम आ रही हो, देश की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो. बट ऐसा कोई इंस्टेंस भी सामने नहीं आया था. तो शायद ये कोई मतलब मैं भी कुछ इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि क्यों जस्टिस रे ने इस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया था. बट क्या पता कि बैंगटोर से कोई ऐसी बात हुई हो गवर्नमेंट के साथ जिस वजह से उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ा था. लेकिन वैसे कोई एक्चुअल रीज़न आज तक उस बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन का सामने नहीं आ पाया है. यू नो, जब हियरिंग चल रही थी इस रिव्यू पिटिशन की, तो नानी पालकीवाला जो कि उस टाइम पे भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि उस टाइम पे भी केशवानंदा भारती के लिए लड़ रहे थे जजमेंट आने के बाद भी, उन्होंने उनके बीच और जजेस के बीच में कुछ ऐसी हीटेड एक्सचेंज हुई कोर्ट रूम में जो कि मतलब विच इज़ वर्थ डिस्कसिंग. हमें एज लॉ स्टूडेंट्स, एज लॉयर्स, हमें ये बातें बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए हर बार. तो पालकीवाला शुरू से ही बहुत क्लियर थे कि क्यों हम इस केस को ओवर रूल करना चाहते हैं, किस लिए हम इस केस के खिलाफ जा रहे हैं. और ये सब जानने के लिए मैंने हेल्प दी है 2 बुक्स की. वन इज़ नानी पालकीवाला द कोर्टरूम जीनियस एंड द अदर वन इज़ द केस दैट शुक इंडिया, जिसके बारे में हम बहुत बार बात करते आए हैं. और वन मोर बुक इज़ बाय ग्रैनवेल ऑस्टिन. तो ये सारी किताबों में इस एपिसोड को, रिव्यू वाले एपिसोड को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है. सो क्योंकि मिस्टर पालकीवाला वॉज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस बेंच, इवन ही केप्ट ऑन आस्किंग कि क्यों किया ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट, क्यों हम इसे ओवर रूल करना चाहते हैं. तो एक बार जस्टिस बेग ने उनसे पूछ ही लिया कि आपको क्यों लगता है मिस्टर पालकीवाला कि हम इस केस को ओवर रूल ही करेंगे, रिव्यू करके तो कोई और डिसीजन भी आ सकता था. क्योंकि तो पालकीवाला ने बोला कि अगर ओवर रूल नहीं करना है तो मतलब हम अपना टाइम इतना सारा महीनों का कोर्ट का वेस्ट करने वाले हैं एक ऐसी जजमेंट को रिकन्सिडर करने में जिसने हमें मच नीडेड राइट्स दिए. बट फिर उन्होंने बोला कि एक्चुअली मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे लगता है ये जजमेंट एम्बिगुअस है, मुझे खुद नहीं पता है कि ये बेसिक फीचर जो है ये है क्या. उन्होंने बोला केशवानंदा भारती की जजमेंट में अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है, इसीलिए रिव्यू की ज़रूरत है, अदरवाइज आगे जाके हमें आएगी प्रॉब्लम इसको इंटरप्रेट करने के लिए. तो उस टाइम पर फिर से पालकीवाला ने उन्हें आंसर दिया था कि अगर ऐसा है भी ना कि जजमेंट एम्बिगुअस है, तो आई थिंक वी हैव इनफ कॉम्पिटेंट जजेस टू इंटरप्रेट ऑल ऑफ दिस. उन्होंने इंस्टेंसेस बताए कि कैसे 100-200 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ड्यू प्रोसेस वाले क्लॉज को इंटरप्रेट करता आ रहा है. अगर हम आज की सिचुएशन में देखें तो हमने देखा कि कैसे इतने ज़्यादा सालों से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करता आ रहा है. और उन्होंने पूछा कि मान लो अगर
आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट की पावर देता है, वहीं पर लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल एकदम एम्बिगुअस है और हम इसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं? तो आई थिंक मिस्टर पालकीवाला वॉज वेरी राइट इन गिविंग हिज लॉजिक्स, इन गिविंग हिज एक्सप्लेनेशन टू वाई ही वॉज अगेंस्ट सच अ रिव्यू। बट एक बहुत पेक्यूलियर बात थी जो मुझे बहुत ज़्यादा आपको बताना ज़रूरी है, इन सारे रिमार्क्स को ध्यान में रखते हुए जो भी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने दिए, फिर स्पीकर ने भी दिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक चीज़ याद करनी बहुत ज़रूरी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर पालकीवाला से पूछा था कि मान लो आप रिव्यू के इतना अगेंस्ट तो हो जिसको गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, अगर ये रिव्यू आपने मांगा होता कि अगर केशवानंदा भारती की जजमेंट आपके अगेंस्ट गई होती, बेसिक फीचर्स आए ही ना होते और रिव्यू आपने मांगा होता, तो क्या फिर भी आप यही सब कहते? तो अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लीज़ इस बात को समझें कि गवर्नमेंट का भी राइट है रिव्यू मांगने का। तब पालकीवाला ने कहा था कि माय लॉर्ड, इफ़ दिस डिसीजन इन केशवानंदा भारती केस हैड गॉन अगेंस्ट अस, तो उस सिनेरियो में तो ना ये सुप्रीम कोर्ट होता, ना मेरे पास इतना अधिकार होता, इतना राइट होता कि आज मैं किसी भी सरकार के डिसीजन को क्वेश्चन कर सकूं। तो उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को तो थैंक यू बोलना चाहिए अपने ब्रदर सिस्टर जजेस को, जिन्होंने केशवानंदा भारती जजमेंट डिलीवर करी कि आज उसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर्स हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशरी को कुछ बोलने का हक भी है, इनफैक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल भी बेसिक फीचर है केशवानंदा भारती के हिसाब से। तो अगर इस चीज़ को भी मेंटेन रखना है कि पार्लियामेंट, जुडिशरी के जो फंक्शंस हैं और एग्जीक्यूटिव के जो अगर उनको आप सेपरेट रखना चाहते हो, तो भी आपको केशवानंदा भारती का सपोर्टर होना चाहिए। आई डोंट थिंक, मतलब आई एम एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द जजमेंट एंड आई डोंट थिंक कि जिन ग्राउंड्स पे उसे क्वेश्चन किया जा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि भाई कोर्ट्स को ज़रूरत ही क्यों पड़नी चाहिए आपके लिए प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने की? इफ़ यू आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, तो आप प्लीज़ अपनी उस ड्यूटी को पूरा करें इससे पहले कि कोर्ट को एक प्रोविजन लाना पड़े या एक प्रोविजन को गलत ठहराना पड़े। आप ऐसी कोई लॉ बनाइए ही मत जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट जाए। आप ऐसे लॉज बनाने में देरी मत करो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना करना पड़ा ना जितना केशवानंदा भारती में करना पड़ा था, वो इस वजह से क्योंकि पार्लियामेंट का फेलियर था उस टाइम पे, वो इस वजह से क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर का फेलियर था उस समय पे, वो इस वजह से कि जो अमेंडमेंट्स आए थे उस समय पे वो इतने मिसकंसीव्ड थे, इतने अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में, जिसे कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट को टांग नहीं अड़ानी चाहिए पार्लियामेंट के फंक्शंस में, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो टांग ना अड़ाई होती ना, तो आज शायद मैं ये वीडियो भी नहीं बना पा रही होती, मेरे पास इतनी भी फ्रीडम नहीं होती इस डेमोक्रेसी में रहते हुए। सो quite literally, God save the Honorable Supreme Court, and I extend my thank you to the Honorable Supreme Court, to all the branches of the government, to all the organs of this country which is known as India, my country, और उन लोगों को भी जो बहुत बार लेजिस्लेचर से होते हुए ऐसे रिमार्क्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है उसको सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी को बिलोंग करने वाले लोगों से आ रही हो या फिर कहीं से भी आ रही हो। आई सल्यूट ऑल सच ग्रेट लीडर्स, ऑल सच ट्रू लीडर्स। और हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि वो रिव्यू के लिए जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था दोबारा से इतना बड़ा, उसका क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ। 2 दिन की हियरिंग के बाद तीसरे दिन जब आर्ग्यूमेंट्स होने लगे थे, तो बस जैसे ही असेंबल हुआ था वो बेंच, वैसे ही चीफ जस्टिस रे ने अनाउंस कर दिया कि दिस बेंच इज़ बीइंग डिसॉल्व्ड। कोई रीज़न नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बेंच उस दिन ईजिली प्यार से डिसॉल्व हो गया। आज तक रीजंस अननोन है कि वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट क्यों हुआ और डिसॉल्व क्यों हुआ। Anyway, we should not go into that, and time to end the video. I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now. ऑल्सो जस्ट रिमाइंडिंग यू कि सफलता 3.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच शुरू हो रहा है 19 जनवरी से। उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक करके एक वीलॉगिश कोड यूज़ करके अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एज वेल।